हेलो एवरीवन, आप सभी का एमबीपीएससी स्टडी आईक्यू पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। मैं हरीश सिंह राजपूत लेकर आया हूं आपके लिए एक और नया सेशन। और इस सेशन में आज हम बात करेंगे कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके यूनिट 1 हिस्ट्री के रिवीजन में काम आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद पीरियड और मौर्य पीरियड। कहने का मतलब यह है कि महाजनपद पीरियड से लेके मगध के उत्कर्ष और मौर्य पीरियड तक के प्रश्न इस टॉपिक में आपसे पूछे जा सकते हैं और उनको कैसे आपको सॉल्व करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा अभी एक ऑफर चल रहा है और इस ऑफर का नाम आपको कल भी बताया था। ये है सफलता महोत्सव 200 प्लस सिलेक्शन सेल चल रही है और इसमें आपको मिल रहा है, याद रखेगा, 60% का ऑफ। हालांकि ये याद रखेगा सेल अब एंड हो चुकी है, माफी चाहूंगा, तो आप याद रखिएगा अभी आपको ये ऑफर मिल रहा है। चलिए अब देख लीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आपको यहाँ पे हरी लाइट नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उस कोड को यूज करिएगा। साथ साथ आपको कॉल करना है नंबर पर दिए गए और उस कॉल से जानकारी कलेक्ट करनी है। देखिए इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न आप पढ़ सकते हैं ध्यान से। प्रश्न है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, तो इसमें मैं जिस शब्द को मेंशन करने वाला हूं कि भारत के सबसे ओल्डेस्ट कॉइन्स कौन से हैं, ओल्डेस्ट करेंसी या ओल्डेस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया कौन है, या किसके बने थे, तांबे के, सोने के, रागा के या चांदी के। तो आपको याद रखना है कि ये जो सिक्के हैं जो भारत में सबसे पुराने हैं वो चांदी के बने थे और चांदी के इन सिक्कों के लिए एक शब्द चलता है, इन्हें आहत सिक्के या इन्हें कहा जाता है पंचमार्क सिक्के। क्या कहते हैं? आहत या पंचमार्क सिक्के कहते हैं, पंचमार्क। इनकी दूसरी विशेषता है कि ये लगभग 500 वीसी में प्रचलन में आए थे। 500 वीसी अगर ऑप्शन में नहीं है तो 600 वीसी आप बता सकते हैं। तीसरी खास बात यह है कि चांदी के बने थे, जैसा कि आपको बता दिया है। इन पे किसी पेड़ का या किसी पशु का जो है चित्र बना होता था, याद रखिएगा। और ये भारत के सबसे पुराने सिक्के कहलाते हैं, चांदी के बने थे और इनका नाम था पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के। ये सबसे प्राचीन भारतीय सिक्के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो चांदी के बने होते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया हु वाज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। और इसमें एक ऑप्शन में उदयन है, दूसरे में अशोक है, सी में बिंबिसार और फोर्थ में है महापद्मनंद। तो ये एक सरल सा प्रश्न है और इसका आंसर मैं देना चाहूंगा। इसका आंसर है उदयन, याद रखिएगा। उदयन जो है वो हर्यक वंश का शासक था। हर्यक या जिसे हम पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो हर्यक वंश के शासक उदयन, जो कि अजातशत्रु का लड़का था, इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर एक नया नगर बसाया और उस नगर का नाम रखा था पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने, याद रखिएगा। और उदयन मगध का पहला शासक था। उदयन मगध का प्रथम शासक था जिसने पाटलिपुत्र को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला या पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? हर्यक वंश का उदयन, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन याद रखिएगा जैन धर्म को मानने वाला था, जैन मतानुयायी था, जैन था। अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न और आपको याद रखना है। एक वत्स महाजनपद था और वत्स के जो राजा थे उनका नाम भी उदयन था। वो उदयन है, याद रखिएगा, जिनकी प्रेम कहानी मिलती है वासव दत्ता से। तो वासव दत्ता और उदयन की प्रेम कहानी प्रसिद्ध है। ये उदयन बौद्ध है और ये कौशाम्बी के राजा हैं, या वत्स की राजधानी कौशाम्बी, याद रखिएगा। ये देखिए, अब ये प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है। उन्होंने इसमें यह पूछ लिया है कि उदयन वासव दत्ता की दंत कथा जो संबंधित है वो उज्जैन से, मथुरा से, माहिष्मती थे या कौशाम्बी से।
आपको इस प्रश्न का सही आंसर देना है। और इस प्रश्न में मैं आपका समय ज्यादा खराब नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने पीछे बताया है। तो याद रखिएगा इसकी कहानी संबंधित है उज्जैन यानी अवंती से, याद रखिएगा। दूसरी खास बात यह है जो उदयन है वो राजा कौशाम्बी के थे। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, वत्स महाजनपद था जिसकी कैपिटल का नाम कौशाम्बी थी। लेकिन हुआ क्या था, एक राइटर हुए हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है स्वप्न वासव दत्ता, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है भास। तो भास ने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता, और स्वप्न वासव दत्ता में ये प्रेम कहानी है उदयन और वासव दत्ता की। उदयन कौन है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, वत्स के राजा थे, वत्स महाजनपद के राजा थे। वत्स की कैपिटल का नाम क्या था, कौशाम्बी। तो उदयन क्या होता है, उदयन जो है राजा होते हैं और शिकार के लिए जाते हैं, और ये अपनी सीमा पार करके मालवा में चले जाते हैं, और उस समय मालवा को कहते थे अवंती महाजनपद। तो अवंती का जो राजा था जिनका नाम था चंड प्रदोत, चंड प्रदोत इन्हें बना लेते हैं बंदी। ठीक है, चंड प्रदोत ने क्या बना लिया, बंदी बना लिया। जब चंड प्रदोत ने बंदी बना लिया तो इन्हीं की पुत्री थी जिनका नाम था वासव दत्ता। बाद में वासव दत्ता को इनसे प्रेम हो जाता है और वो वहां से दोनों आ जाते हैं, यानी उज्जैन में ही इस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। वासव दत्ता कौन है, याद रखिएगा, अवंती के शासक चंड प्रदोत की राजकुमारी थी, जिन्होंने जेल में बंद कैदी, जेल में जो वत्स के राजा उदयन है वो बंद थे, उन्हें संगीत का शौक था उदयन को, जब वो गाते थे जेल में तो उनकी इस बात से प्रभावित होकर जो वासव दत्ता है उनसे प्रेम करने लगती हैं, और बाद में वासव दत्ता उदयन दोनों भाग जाते हैं। फिर बाद में चंड प्रदोत इनकी शादी करवा देते हैं। तो ये लंबी कहानी है। उज्जैन इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, आपको बताना है। बेसिकली इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है साथियों वो है, आप सब जानते हैं कि ये जो है राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। बेसिकली जो अर्थशास्त्र है उसमें शासन के सिद्धांत हैं, यानी राजनीति के बारे में बताया गया है। भारत में राजनीति की पहली पुस्तक माना जाता है, राजनीति की प्रथम पुस्तक मानते हैं। तो राजनीति की पहली पुस्तक किसे मानते हैं, राजनीति की पहली पुस्तक मानते हैं, याद रखिएगा किसे, अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र को राजनीति की पहली पुस्तक माना जाता है। इसमें शासन के सिद्धांत हैं और ये सब कुछ आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, ये आपको याद हो जाएगा। अर्थशास्त्र की तुलना, अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली, ये दुनिया के पहले प्रसिद्ध राजनीतिक हैं, मैकियावेली से करते हैं। और मैकियावेली ने एक किताब लिखी थी द प्रिंस। तो द प्रिंस की तुलना करते हैं किससे, द प्रिंस की तुलना करते हैं अर्थशास्त्र से, और मैकियावेली की तुलना करते हैं कौटिल्य से। इसीलिए आपने शायद सुना होगा कि जो कौटिल्य हैं या हमारे आचार्य चाणक्य हैं, इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, याद रखिएगा, भारत का मैकियावेली कहा जाता है आचार्य चाणक्य को। दुनिया के पहले राजनीतिक विद्वान या विचारक के तौर पे प्रसिद्ध हैं मैकियावेली, जिन्होंने पुस्तक लिखी द प्रिंस, जो कि राजनीति से संबंधित है। और भारत में कौटिल्य की अर्थशास्त्र उसी स्तर की पुस्तक है, इसीलिए तुलना करते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है। ये भी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से बहुत अच्छा प्रश्न बनने की उम्मीद भी है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है। तो सरल है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। पहले देखिए, राज्य का 7वां अंग वो है मित्र है। अब ये क्या है, आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, आचार्य चाणक्य ने एक किताब लिखी है जिसका नाम आप सब जानते हैं अर्थशास्त्र है,
अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य ने एक सिद्धांत दिया है और इस सिद्धांत को बोलते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत। इसमें आचार्य चाणक्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। कितने अंग बताए हैं? 7 अंग बताए हैं, जिसमें पहला अंग बताया है राजा को, जो कि राज्य का मस्तिष्क होता है। फिर बताए हैं मंत्री या जिन्हें अमात्य कहते हैं, जो राज्य का आंखें होती हैं। फिर आपको बताया है जनपद, फिर बताया है दुर्ग, फिर आपको बताया है कोस, फिर बताया है सेना। ठीक है, तो ऐसे करके 6 अंग हो गए और 7वें नंबर पे बताया है, याद रखिएगा, मित्र। राज्य का 7वां अंग बताया है मित्र, और 8वां अंग बताया गया है, 8वां अंग कहते हैं शत्रु को। तो राज्य का 8वां अंग भी बताया गया है, शत्रु को कहा गया है, 7वां अंग मित्र को कहा गया है। इसे हम कहते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत। इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि इसे क्या बताया गया है, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे राजा राज्य का सिर होता है, दिमाग होता है, मंत्री राज्य की आंखें होती हैं, जनपद राज्य की जो है, याद रखिएगा, जांघें होती हैं, और दुर्ग जो है वो राज्य की भुजाएं होती हैं, कोस राज्य का मुख होता है, सेना याद रखिएगा ये राज्य का बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है, और 7वां अंग बताया गया है मित्र को। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, यानी वो कौन सा सोर्स है इसमें से जिसमें पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो इसका एक सरल सा प्रश्न का आंसर है, वो है इंडिका। याद रखिएगा, इंडिका किसकी बुक है? इसके लेखक का नाम मेगस्थनीज है। तो मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन लिखा है कि पाटलिपुत्र जो था उसका प्रशासन कैसे होता था, और पाटलिपुत्र के प्रशासन में उन्होंने बताया है कि पाटलिपुत्र एक नगर था और नगर का प्रशासन 30 सदस्यीय परिषद करती थी। टोटल कितने सदस्य करते थे? 30 सदस्य की एक परिषद करती थी। और ये जो परिषद है, जैसे कि वर्तमान में नगर निगम होता है, वैसे ही ये 30 सदस्य जो हैं वो 6 समितियों में विभाजित होते थे। कितनी? 6 समितियों, और हर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य। तो 5 का याद रखिएगा, या 6 पंचे 30, टोटल 6 समितियां प्रशासन करती थी, हर समिति में 5 सदस्य होते थे। ये जानकारी हमें मेगस्थनीज ने दी है, इसीलिए याद रखिएगा मेगस्थनीज की इंडिका से पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है। सॉरी, राज्य नगर का प्रथम व्यक्ति जो है, या प्रथम व्यक्ति या कह लो, या प्रमुख प्रशासक जो है, वो उसे नागरिक कहा जाता था। ठीक है, यानी एक तरीके से हमारा जो महापौर है उसकी बात हो रही है। इसी में आज मेगस्थनीज ने कुछ अधिकारियों के नाम भी दिए हैं, जिन्हें एंटोनोमोई और एग्रोनोमोई कहा गया है। आपने इनके बारे में सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य है जो मौर्य काल से जारी है? और ये इसकी बात भी जो है मेगस्थनीज की बुक में ही लिखा है। वो कौन सा काम है जो कंटिन्यू आज भी नगर पालिका या नगर निगम ही कर रहा है, जो मौर्य काल में किया जाता था? और ये आने लायक प्रश्न है, याद रखिएगा। तो वो है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। आज भी अगर नगर निगम है तो जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम बनाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम बनाता है, और अगर नगर पालिका है तो भी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम यही डिपार्टमेंट कर रहा है, जो मौर्य काल से करता आ रहा है। तो इसकी जानकारी भी किससे मिलती है? मेगस्थनीज की इंडिका से मिलती है। अगला प्रश्न है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया स्तर क्या था? यानी बहुत सारे विदेशी जब भारत आ रहे थे तो मनु ने उन्हें समाज में कौन सा स्तर दिया था? अब क्योंकि ये जो विदेशी थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे, अगर हमें निम्न कोई वर्ण देते, यानी मान के चलिए शूद्र देते उनको, या फिर वैश्य देते, तो संभवतः वो नाराज हो सकते थे। इसीलिए इसमें एक ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्षत्रियों का, ब्रात्य क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का, दैट इज ब्रात्य क्षत्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मनु ने विदेशियों को क्या कहा है? ब्रात्य क्षत्रिय। और ब्रात्य क्षत्रियों का जो मीनिंग होता है वो होता है, यानी क्षत्रियों में निम्न क्षत्रिय।
तो निम्न क्षत्रियों का दर्जा दिया था। ब्रात्य का मतलब होता है निम्न। तो याद रखिएगा विदेशियों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? ब्रात्य क्षत्रिय। ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मुझे नहीं लगता इस प्रश्न का आंसर किसी से गलत होगा। अगर किसी से गलत हो जाएगा तो मैं ये मानूंगा कि संभवतः उसने या तो मौर्य काल की कोई स्टोरी नहीं सुनी है या टीवी पे आने वाले चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कोई नाटक को नहीं देखा है। क्या होगा? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र एक ही हो सकता है, उसका नाम है तक्षशिला। यानी यहां पर था तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये वर्तमान पाकिस्तान वाले रीजन में है। वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। और ये जो तक्षशिला है ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है? तक्षशिला, याद रखिएगा। और इसी विश्वविद्यालय में भारत के बहुत सारे विद्वानों ने अध्ययन किया है। आचार्य चाणक्य यहाँ के शिक्षक हुआ करते थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य हुए, बिंबिसार हुए, प्रसेनजीत हुए, उदयन हुए। और याद रखिएगा जो बिंबिसार तत्कालीन मगध के शक्तिशाली शासक बिंबिसार का राजवैद्य जीवक भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त किए थे। तो याद रखिएगा तक्षशिला जो है उस समय का शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था मौर्य काल में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में था। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन जो है राजस्व इकट्ठा? ये पीवाईक्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित कौन होता था? याद रखिएगा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित पद को आपको बताना है। जल्दी बताइए। क्या आंसर होगा इसका? देखो मैंने एक दिन के बारे में आपको बताया था बहुत अच्छे से। राजस्व संग्रह करने वाले को समाहर्ता कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। प्रदेष्टा ये फौजदारी न्यायालय का प्रमुख था। फौजदारी न्यायालय का प्रमुख होता था, उसे क्या कहते थे? प्रदेष्टा कहते थे। एक होता था व्यवहारिक, व्यवहारिका होता था। ये व्यवहारिक थोड़ा गलत लिखा है तो मैं बता देता हूं, व्यवहारिक होता था। और ये होता था व्यवहारिक जो कि दीवानी न्यायालय का प्रमुख होता था। दीवानी न्यायालय का प्रमुख, ठीक है, याद रखें दीवानी न्यायालय के प्रमुख को व्यवहारिक कहा जाता था। इसके अलावा कुछ और पद थे जैसे कि प्रशास्ता, राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिलहाल समाहर्ता के बारे में पूछा गया है। तो राजकीय आदेशों को लिखने वाला प्रशास्ता। इसके अलावा एक होता था सन्निधाता या जिसे कोषाध्यक्ष कहते थे, जो राजकीय कोष का प्रमुख कहलाता था। तो मौर्य काल में ऐसे बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके बारे में आता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम देने जा रहे हैं तो मौर्यकालीन 26 विभागीय अध्यक्ष, 26 जो विभागीय अध्यक्ष हैं और 18 तीर्थ अधिकारियों के बारे में जरूर पढ़ कर जाइए। एक क्वेश्चन आपका पक्का होगा, चाहे 2 मार्कर में हो चाहे प्रीलिम्स हो। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो देखिए आप सबको पता है कि अशोक के कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसमें उसे अशोक कहा गया है। हालांकि अशोक के ज्यादातर अभिलेखों में उसका व्यक्तिगत नाम नहीं मिलता। अशोक के अभिलेखों में जो नाम प्रसिद्ध है या सर्वाधिक मिलता है वो है देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी का मतलब है देवताओं को प्रिय लगने वाला। देवानाम प्रियदर्शी सर्वाधिक मिला है उसके अभिलेखों में, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कहां हुआ है? तो देखो अशोक के कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिसमें उसके व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हुआ है। ऐसे 4 अभिलेखों की जानकारी मेरे पास है। एक है दिए गए ऑप्शन में मास्की है, मास्की के अलावा नेत्तूर है, नेत्तूर के अलावा उदयगोलन है, उदयगोलन, और उदयगोलन के अलावा याद रखिएगा एक और है जिसे बोलते हैं गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा। तो अशोक के ये 4 अभिलेख बड़े प्रसिद्ध हैं जिसमें उसे
जिसमें मास्की, नेत्तूर और हृदयगोलन ये तीनों अभिलेख मिले हैं कर्नाटक से, ठीक है। और जो गुर्जरा अभिलेख मिला है वो दतिया एमपी से मिला है, दतिया एमपी से मिला है। इन सभी अभिलेखों में अशोक को अशोक कहा गया है। याद रखिएगा अशोक के किन अभिलेखों में अशोक नाम मिला है, तो याद रखिएगा वो है 4 फेमस अभिलेख, एक है गुर्जरा अभिलेख, एक है उदयगोलन अभिलेख, नेत्तूर अभिलेख और मास्की अभिलेख। इन अभिलेखों में अशोक को अशोक कहा गया है। बाकी सब जगह में अशोक का नाम अशोक नहीं लिखा है, देवानाम प्रियदर्शी लिखा है, यानी देवानाम प्रियदर्शी राजा का ये उल्लेख है, देवानाम प्रियदर्शी राजा की ये आज्ञा है। बाकी कालसी उत्तराखंड में है, रुमंदेई नेपाल में है और कलिंग तो आप जानते हैं कि उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो किस स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कोई बहस का विचार है या कोई बात है या कोई समय है, जल्दी बताइए। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो साथियों जैसा कि आप सबको पता है कि सर्वश्रेष्ठ स्तूप सांची है। सांची स्तूप कहां पर है? याद रखिएगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसकी खोज किसने की थी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसमें अशोक के याद रखिएगा इसमें महात्मा बुद्ध के जो प्रसिद्ध है वो ये है कि इसमें अशोक के महात्मा बुद्ध के 2 प्रसिद्ध शिष्यों, एक का नाम है मोगली पुत्र और एक का नाम है सारीपुत्र, ये मोगली पुत्र लिख गया मोदगल्यान एवं सारीपुत्र के जो हैं अवशेष हैं, ये बुद्ध के 2 शिष्य थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है सांची और इसे ही सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। सांची से बेसिकली 3 स्तूप मिले हैं, याद रखिएगा। और इन 3 स्तूपों में 2 जो हैं जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं, सारीपुत्र और मोदगल्यान के जो बुद्ध के शिष्य थे। इसके अलावा एक जो स्तूप है वो बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला अस्पताल, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था, किसने बनवाया था? आपको बताना, जल्दी बताइए। साथियों आपको लग रहा हो, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और शायद संभवतः आपको समझ में भी आता होगा। तो फिलहाल देखिए, भारत का पहला अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण का जो श्रेय है वो अशोक को जाता है। अशोक ने अपने अभिलेखों में आदेश दिया है कि उसके राज्य में और उसके पड़ोसी राज्यों में इसकी जानकारी। द्वितीय शिलालेख, अशोक का दूसरा बृहद शिलालेख जो है इसमें उसके अस्पताल खोलने की जानकारी है। ठीक है और इसमें उसके पड़ोसी राज्यों चेर, चोल और पांड्य राज्यों का उल्लेख है, जिसमें वो ये कहता है कि मेरा आदेश है कि मेरे राज्य में और मेरे पड़ोसी राज्यों में जो है अस्पताल खुलवाए जाएं। तो उसने जो है औषधालय और हॉस्पिटल खोलने की जानकारी दी और इस प्रकार भारत का पहला शासक बनता है जिसने अस्पताल खोलने का आदेश दिया, वो था अशोक, द ग्रेट अशोक। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? देखिए ये प्रश्न मैंने आउट कर दिया, अभी बताया दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख। ये सारे वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी पीवाईक्यू या बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दक्षिण के 3 बड़े राज्यों का उल्लेख उसके दूसरे मुख्य शिलालेख में है, याद रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया है दूसरे मुख्य शिलालेख में 2 बड़ी बातों की जानकारी, एक अस्पताल खोलने की जानकारी है और दूसरा 3 बड़े पड़ोसी राज्यों की जानकारी है। उनका नाम है चेर, चोल, पांड्य
और एक और शब्द है सतीय पुत्र। तो याद रखिएगा सती पुत्र जो हैं उनका उल्लेख भी मिलता है। ये राज्यों का उल्लेख अशोक के दूसरे मुख्य शिलालेख में मिलते हैं और अशोक के पड़ोसी कहा गया है चेर चोल पांड्य सतीय पुत्रों को। अगला क्वेश्चन है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था। यानी जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया तो किसका शासन था ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो इसका जो सही समय है वो आंसर है वो है नंद वंश है और नंद वंश के शासक का नाम था शासक धनानंद। धनानंद के समय ही सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। सिकंदर का भारत पर हमला लगभग 326 बीसी में हुआ था। उस समय भारत में धनानंद का शासन था जो कि नंद वंश का शासक था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध वैद्य है जीवक किसके दरबार से संबंधित है। देखिए इसकी जो मां है उनका नाम कई एग्जाम में पूछा गया है, सालवती था जो कि मगध की गणिका थी। याद रखिएगा ये बहुत बड़ी बात है, मगध की गणिका। गणिका जनरली वैश्याओं को कहा जाता था, मगध की गणिका थी। और सोचिए इनका पालन पोषण किया था बिंबिसार के पुत्र द्वारा। तो आप बिंबिसार याद रख सकते हैं, सम्राट बिंबिसार द्वारा, और बिंबिसार के दरबार में ही फिर बाद में ये राजवैद्य बने। ठीक है, तो प्रश्न ये है किसके दरबार से संबंधित है, याद रखिएगा तो वह है मगध के सम्राट बिंबिसार। इन्होंने ही इन्हें पढ़ने के लिए, जीवक को पढ़ने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजा था और तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद अपने दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक के तौर पे उन्हें रखा था। बिंबिसार ने उन्हें याद रखिएगा एक बार इलाज के लिए, गौतम बुद्ध के इलाज के लिए भेजा था और एक बार उन्होंने जो है चंड प्रदोत के इलाज के लिए भेजा था। चंड प्रदोत जो कि उज्जैन के राजा थे। तो इस तरीके से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी मां का नाम पूछा जाता है सालवती जो कि मगध की गणिका थी और इनका पालन पोषण राजकुमार अभय ने किया था जो कि बिंबिसार के पुत्र थे। अगला प्रश्न है मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है आपको बताना है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। अपरो परशुराम के नाम से किस शासक को जानते हैं, जल्दी बताइए। अपरो परशुराम के नाम से किसे जाना जाता है। तो अपरो परशुराम का अर्थ बता दूं मैं आपको, इसका मीनिंग होता है दूसरा परशुराम। तो किस शासक को द्वितीय परशुराम के नाम से जाना जाता है, यही द्वितीय परशुराम है, यही सर्व छत्रांतक भी है, इन्हें ही सर्व छत्रांतक कहते हैं और इन्हें ही कहा जाता है उग्रसेन, इन्हें ही कहते हैं याद रखिएगा भार्गव। और याद रखिएगा बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं, ये सारे नाम किसी और के लिए नहीं, ये थे मगध के शक्तिशाली शासक, उत्तर भारत के पहले सम्राट। याद रखिएगा उत्तर भारत का पहला सम्राट भी कहा जाता है। तो उत्तर भारत का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का पहला सम्राट जो है महापद्म नंद को कहा जाता है जो नंद वंश के थे। उत्तर भारत का पहला सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट में अंतर है, पहला सम्राट पूछे तो महापद्म नंद और चक्रवर्ती सम्राट पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो उत्तर भारत का पहला सम्राट जिन्हें क्षत्रियों के विनाश के कारण सर्व छत्रांतक या दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। अपरो परशुराम का मीनिंग दूसरा परशुराम ही होता है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था। जैसा कि हम जानते हैं 16 हमारे महाजनपद थे, उन महाजनपदों में कोई एक ऐसा महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। आपको बताना है जल्दी से उस महाजनपद का नाम क्या था। बताइए क्या नाम था। और इसका नाम है याद रखिएगा अस्मक। याद रखिएगा अस्मक दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, याद रखिएगा एकमात्र महाजनपद था अस्मक। और इसकी राजधानी का नाम आपको पता ही होगा, इसकी राजधानी का नाम था पोटन। गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, पोटन इसकी कैपिटल थी। और 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद था। याद रखिए टोटल कितने महाजनपद थे, 16। 16 में से एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, बाकी सारे के सारे कहां थे, उत्तर भारत में। अच्छा क्वेश्चन है। 19 हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चन है,
और ये हमारा 19वां है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपको बताना चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही सरल और पॉपुलर क्वेश्चन है। चंपा इसमें से याद रखिएगा अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग की राजधानी चंपा थी और महाभारत काल में अंग के राजा थे महारथी कर्ण, इसीलिए उन्हें कहा जाता था अंगराज कर्ण। ठीक है, याद रखिएगा अंग जो है वो कहां पर था? वर्तमान बिहार के भागलपुर का क्षेत्र था, भागलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, जिसकी राजधानी का नाम चंपा था, चंपा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आपको बताना है। चौथी शताब्दी, छठवीं है ये है छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व। और टाइम भी आपका खराब नहीं करेंगे। 600 बीसी को ही बोलते हैं, ये तो आप सबको पता होगा। 600 बीसी को ही छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व कहा जाता है और इस समय ही मगध का उत्कर्ष प्रारंभ होता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मगध का पहला उत्कर्ष 600 बीसी में यानी छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? ये PYQ है, प्री में आया हुआ है ऑलरेडी, आपको याद रखना है। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, एक बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय में। अगुंतर निकाय याद रखिएगा सुत्त पिटक का भाग है। किसका भाग है? सुत्त पिटक के 5 भाग थे और सुत्त पिटक का एक भाग है, याद रखिएगा ये बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी है। इसके अलावा एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, याद रखिएगा भगवती सूत्र में है 16 महाजनपदों की जानकारी। और बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, जिसमें बौद्ध ग्रंथ अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों का लिस्ट दिया गया है। वही नाम वही सब कुछ है जो हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला डेमोक्रेसी, विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है और उसका है, याद रखिएगा वो वैशाली को माना जाता है। और इसमें गणतंत्र की स्थापना की थी, याद रखिएगा किसने? लिच्छवी वंश ने। लिच्छवी यहाँ का एक शक्तिशाली वंश था। महाजनपद काल में लिच्छवी के राजा चेटक थे। चेटक की बहन आपको जानकारी होगी, उनका नाम क्या था? बताइए किसकी माँ थी? कल ही बताया था। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन की शादी किससे हुई थी, वो किसके पिता किसकी माँ थी, ये बता सकते हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। चेटक की बहन किस प्रसिद्ध व्यक्ति की माँ थी? ठीक है, तो 22 हो जाएगा। 23 जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? ये झील सी आंखें, तो उस झील का नाम है द ग्रेट, याद रखिएगा उस झील का नाम तो है, नाम नहीं दिया है लेकिन शासक का नाम पूछा है। शासक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में एक झील बनवाई थी, उसका नाम सुदर्शन झील था। सिंचाई के लिए यह सुदर्शन झील भारत की प्रसिद्ध झील है और इस झील का निर्माण करवाया था किसने? याद रखिएगा द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य ने। द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया, जो कि सिंचाई के लिए या पानी के लिए, दोनों के लिए बनवाई गई थी। 24 है मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मौर्य काल प्रसिद्ध है अपने कठोर कानूनों के लिए और मौर्य काल में टैक्स चोरी की केवल एक ही सजा है, वो है केवल और केवल मृत्युदंड। ये आचार्य चाणक्य के बनाए गए नियम थे और ये बहुत जरूरी थे। कानून का कठोर होना भी जरूरी होता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रतिम कहां मिली है? ये आपको बताना है। ये आज का आखिरी प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आपको पता ही है। इस प्रश्न का आंसर क्या है? थोड़ी देर पहले आया था, कालसी। तो उत्तराखंड के कालसी से अशोक का एक अभिलेख मिला है, याद रखिएगा ये अशोक का एक बृहद शिलालेख है। कालसी, यहां से अशोक का एक अभिलेख मिला है। मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप इन प्रश्नों के संदर्भ में कुछ सुझाव और देना चाहते हैं कि आपको किस तरह के और प्रश्न चाहिए, क्या और आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।